अस्सलाम वालेकुम, साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप में बाज़ाब्ता शिरकत करेगा या नहीं, इस पर भी गौर होगा और ये कल होगा जब मुलाकात होगी मोहसिन नकवी साहब की वजीर आजम से। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रंप के हवाले से। वो कभी धमकियां देते हैं, कभी तारीफों पर उतर आते हैं। ये 2026 के पहले 25 दिन बहुत ही ज्यादा हंगामा खेज साबित हुए हैं। जरा इसका जायजा लेंगे। आखिर में अपोजिशन इत्तेहाद का सरबरा कौन बनने जा रहा है? क्या मौलाना फजल रहमान साहब का कोई एक बड़ा सियासी किरदार हम देखेंगे? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे जिक्र करेंगे। आगाज करते हैं जी। अब से पहले आवाई न्यूज पर आपने खबर सुनी होगी और वो ये है कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इस बात पर सीरियसली गौर कर रहा है कि जो वर्ल्ड कप है T20, इसमें बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी के लिए क्या शामिल होना भी है या नहीं होना है, और पाकिस्तान और भारत का जो मैच स्केड्यूल्ड होता है क्या वो पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा, इसका तयन होगा कल जब वजीर आजम पाकिस्तान और मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन है PCB के, वो मुलाकात करेंगे। बहरहाल आज पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, लेकिन आपको पहले बता दें कि बांग्लादेश की बजाय जब स्कॉटलैंड को फाइनल किया है तो उसके बाद पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि भाई इस पे हम गौर करें कि हमने खेलना है कि नहीं खेलना। और कल इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने जो जिक्र भी किया था, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है, जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीजें। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप में उनको खिलाना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब से भी कल ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर माली नुकसान होता है तो बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमारा रिलेशनशिप जो है वो इस बात का तकाजा करता है। जरा सुनिए। हमें बांग्लादेश के साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए। बांग्लादेश के साथ खड़ा होना जो है वो इन दी लॉन्ग रन जो है वो हमारे मुफाद में होगा। ठीक है, क्रिकेट में थोड़ा नुकसान जरूर होगा, हो सकता है कि हमें कोई पैसे वैसे जो है वो कम मिले, तो चलो थोड़ा जो है वो थोड़े पैसों में भी गुजारा किया जा सकता है। यही सवाल मुख्तलिफ क्रिकेटर्स से भी पूछा गया और उनकी क्या राय है, मुलाहिजा कीजिए। यहाँ पे पाकिस्तान को बांग्लादेश का भरपूर साथ देना चाहिए और बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो चुका है कि ICC की जानिब से हो, PCBI की जानिब से हो, तो प्रॉब्लम तो आती है ना। हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम खेलेंगे नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है और उनको थोड़ी हलाशेरी भी दे रहा है कि चलिए करिए, हम आपके साथ हैं। तो अब जब वो बिल्कुल फंस चुके हैं तो अब पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएं, क्योंकि आप अगर देखते हैं तो पाकिस्तान की जिस तरह की टीम है, अगर ना भी जाए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खड़े हो जाना चाहिए। अहमद शहजाद इटर्नल सिनिसिस वजीर खेल जो है बांग्लादेश के, मुशीर खेल हैं आसिफ नजर, उन्होंने कहा जी कि आप जो बंगाली अवाम है उनके दिल से क्रिकेट की मोहब्बत नहीं निकाल सकते हैं। हमारे स्टेडियम्स को देखें कि वो भी कितने शायकीन से भरे हुए होते हैं। मुलाहिजा कीजिए। Quite recently, Bangladesh has been on the verge of being excluded from the T20 World Cup. They are right. They have the right to play there, but they are being excluded. I think the huge presence of the advisors, I mean, you can hear the sound and how popular cricket is in Bangladesh. बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात होगी कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जो इतना ज्यादा क्रिकेटिंग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जहां पे करोड़ों से ज्यादा, अब तो अरब से भी ज्यादा शायकीन जो हैं वो मैच को एंजॉय करते हैं, उसमें इतनी टूट फूट हो, इतनी सियासत हो कि खेल का सारा मूड खराब कर दें। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ शाहिद हाशमी साहब मौजूद हैं, यासिर हमीद हैं, कामरान अकमल है। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। जरा पहले खबर ले लें शाहिद हाशमी साहब से। शाहिद भाई, क्या ये जो हम भी तय करना है ये कल तक की मीटिंग के ऊपर इसका इन्हिसार है, लेकिन फिर भी एक ज़ेन तो शायद गालिबन बना चुकी है हुकूमत, या भी इस हवाले से सोचना है? अंदर की सुनगुन क्या है, खबर क्या है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जब से पिछले साल से आए हैं, और अब तो सरहद के पार से भी आवाजें आ रही है कि वो बड़ा फ्रंट फुट पे खेलते हैं और आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। तो उन्होंने कल कहा कि A, B, C तीनों प्लान मौजूद हैं। ए प्लान यही होगा कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप ना जाएं तो फिर पाकिस्तान दस्तबरदारी का भी ऐलान कर सकता है। B प्लान ये भी हो सकता है कि जाएं और इंडिया का मैच ना खेलें, और उसके अलावा एक C प्लान भी मौजूद है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह अपने मौके पर डटा हुआ है कि प्रेशर डालना है। एक मेंबर मुल्क के साथ ज्यादती हुई है, उस मेंबर मुल्क की ज्यादती का अजाला होना चाहिए। उसके पास वैलिड रीजन था कि हमें भारत में
सिक्योरिटी खदशात हैं। और अभी जुमेरात के दिन ही एक बंगाली मुसलमान को वेस्ट बंगाल में तशद्दुद करके इंतहा पसंदों ने हलाक किया है। आदित्य ठाकुरे जो बीजेपी उसके शिवसेना के लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि बॉम्बे में नहीं आने देंगे पाकिस्तान को और भारत को कभी भी, वो हमारे खिलाफ जंग करते हैं। तो जब इतनी वैलिड रीजन थी तो उसके बाद आईसीसी ने एक बड़ा एकतरफा सा अनजस्ट सा फैसला कर दिया बांग्लादेश के खिलाफ। तो पाकिस्तान प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा, ऑल्दो के इसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस होंगी और बड़ा टफ डिसीजन होगा। इसलिए कि जब आईसीसी पाकिस्तान से पूछेगा कि आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, क्या आपके पास वैलिड रीजन है, तो हमारे पास वैलिड रीजन इतना नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमें कहती कि ना जाएं, तो हम अगर ये कहेंगे कि हमें सिक्योरिटी खदशात हैं श्रीलंका में, तो वो वैलिड पॉइंट नहीं होगा। लेकिन शायद भाई क्या सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है भाई कि क्रिकेट का जो खेल है जिसको भारत इस तरह डोमिनेट कर रहा है और तमाम ममालिक के ये कंसर्न्स हैं, ये तो खुल के पाकिस्तान ने इसका इजहार कर दिया, ये क्या पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उस खेल की जो पूरी एक डेकोरम है उसको मेंटेन करने के लिए, इसमें से सियासत को बाहर निकालने के लिए इकदाम करे? बाकी ममालिक इंटरेस्टेड नहीं है, उनका वजन नहीं है, या उनको फर्क नहीं पड़ता बांग्लादेश खेले ना खेले? इंटरनेशनल क्रिकेट का यही अलमिया है कि दूसरे मेंबर ममालिक सब के सब भारत की माइट के साथ, भारत के पैसे के साथ खड़े होते हैं। वो कोई भी वैलिड रीजन नहीं देखते। मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूं, कोई ऐसा आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में नहीं पब्लिश हुआ कि नहीं बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। बोर्ड मेंबर्स जब बोर्ड मीटिंग में जुमेरात के दिन आए तो उस वक्त भी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, उस वक्त भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि नहीं बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने यही कहा कि हमें बात बातें सुन के तो बड़ा शौक हुआ। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सारे लोग अलग खड़े, तन्हा खड़े, और इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। और आईसीसी को बता दें कि 2 मुल्क से 4 भी हो सकते हैं, और 4 से अगर 5 हुए तो फिर आईसीसी के ऊपर बड़ा एक प्रेशर आएगा, और वो जो डोमिनेशन एक ही मुल्क का है, उसी की विम्स पर, उसी की ईमा पर सारे फैसले होते हैं, वो फिर चैलेंज होगा। यासिर, आपका क्या इस पे टेक है, ये जो पूरा इस वक्त मामला है? देखिए, जो वक्त गुजर रहा है ना, दुनिया में वैल्यूज कम होती नजर आ रही है। मतलब हर चीज में पैसे की ज्यादा अहमियत हो गई है, ताकत जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। हमारे सामने ये दुनिया के हालात हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा और ज्यादा नशे में है। और भारत को थोड़ी गलत फहमियां भी हैं, जो कि वो समझते हैं कि वी आर अ ग्रेट नेशन, और कुछ ऐसी चीजें वो कर जाते हैं जो कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जिन पे हंसी आती है। तो मेरे ख्याल से ये मोनोपोली जो है इंडिया की, ये जो मोनोपोली वो बना रहे हैं, और जिस तरह पहले पाकिस्तान के साथ उन्होंने किया, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि चले अल्लाह ने इज्जत दी हमें, जो भी हुआ, जो भी जंग में हुआ उसके बाद। और अब वो बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टांस लिया, एक अच्छी कौम होने का सबूत दिया कि यार आप अपने नेबर के साथ खड़े हैं। अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो हम सब ने कहा कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, और ये नहीं होना चाहिए। देखिए, क्रिकेट में ये चीजें कहीं ना कहीं, जिस तरह शाहिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की, अगर 4-5 नेशंस खड़ी हो गई और उन्होंने स्टैंड ले लिया, तो ये सब चीज खत्म हो जाएगी। आइंदा इस तरह नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये टाइम करीब आने वाला है कि जब इंडिया ये जो इस तरह के डिसीजंस ले रहा है, और बिल्कुल वन साइडेड, और अपनी वहां पे कर रहा है। इवन मैंने तो सोशल मीडिया पे इंडियंस को भी देखा है, वो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी नेशन है कि जो फाइट करती है, दे आर फाइटर्स। ठीक बात है। एंड दे लव स्पोर्ट्स, और उनकी टीम ने भी इम्प्रूव किया है, और अच्छी टीम है। और मतलब सब उनको वो अपसेट कर सकते हैं किसी भी टूर्नामेंट में। मैं ये नहीं कहता कि वो फेवरेट होंगे, लेकिन देखिए अपसेट टूर्नामेंट। तो ये मेरे बांग्लादेश के लिए एक बड़ी ही बुरी खबर है, क्योंकि वो लोग बहुत मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से। जी। और सिर्फ क्रिकेट ही एक ऐसी चीज है उनके लिए रियल एंटरटेनमेंट है। बाकी उसके अलावा गुर्बत है वहाँ पे, और वहाँ का जो है, वहाँ के हालात भी इतने अच्छे नहीं है, पॉलिटिकल सिनेरियोस भी इतने अच्छे नहीं है। मेरे ख्याल से दिस इज वेरी बैड न्यूज। बड़ी बुरी वाइब आ रही है ये इस वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान के साथ माहौल ही खराब कर दिया ना, जैसे आपने कहा। कामरन, आपका क्या इसके ऊपर ख्याल है? क्या पाकिस्तान के जो गौर कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी में शायद वर्ल्ड कप ना खेला जाए, एटलीस्ट पाकिस्तान भारत के साथ मैच ना खेले? ये 2-3 प्लान है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ज्यादा मेरे ख्याल से आईसीसी को ऑन टोज कर दिया कि अब आपके पास भी
डिसीजन आप ऐसा लें कि जिससे क्रिकेट की बेहतरी हो। और ऑनेस्टली बताऊं, मैं बांग्लादेश में बड़ा खेल रहा हूँ, लीग क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, बड़े पैशन है अपनी क्रिकेट के साथ। और वो एक ही स्पोर्ट्स है, जैसे पाकिस्तान में एक ही स्पोर्ट्स बची है ना, उनके पास भी एक ही क्रिकेट है, जिससे बड़ा वो प्यार करते हैं, बड़ा पैशन के साथ देखते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो डिसीजन लिया आईसीसी ने वो बिल्कुल ही वन साइड डिसीजन है, और कोई बेहतर रास्ता निकाल के डिसीजन लेना चाहिए था कि बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन होती वर्ल्ड कप में तो बहुत ही अच्छा होना था, वर्ल्ड क्रिकेट में अच्छा होना था। लेकिन यहाँ पे आप देखें ना, सबसे पहले शाहिद भाई ने और यासर ने बड़ी जबरदस्त बात कर दी है कि यहाँ पे पहले अगर 4-5 मुल्क इकट्ठे हो गए, उन्होंने बाइकआउट कर दिया, तो फिर आईसीसी कहाँ पे स्टैंड करेगा, बीसीसीआई कहाँ पे स्टैंड करेगा। पहले पाकिस्तान ने जो पहल की, अब बांग्लादेश ने कर दी, कल को कोई और अनकरीब कर देगा तो फिर क्या इज्जत रहेगी। पैसा सबके पास है, इज्जत सबकी है, लेकिन उसको यूटिलाइज, उसको चलाना एक बड़ा मेरे ख्याल से समझदारी की बात है। जैसे इंडिया की क्रिकेट टॉप लेवल पे है, टीम है, वैसे बड़े दिल का मुजाहरा करें, बीसीसीआई बड़े दिल का मुजाहरा करें, आईसीसी सोचे कि ये सिर्फ एक मुल्क की क्रिकेट नहीं चलानी है आपने, ये इस वक्त जो टीमें हैं 20 उनको चलाना है, आपने टॉप की 10 टीमों को चलाना है। फुल मेंबर टीम है बांग्लादेश की, कोई क्लब की टीम तो है नहीं है। तो उनके साथ बिल्कुल मेरे ख्याल से इंसाफ होना चाहिए था। अगर उनको कोई चीज नजर आ रही है उनकी गवर्नमेंट को, आप एक प्लेयर्स को सिक्योरिटी नहीं दे रहे तो पूरी टीम को कैसे देंगे, तो वो उन्होंने अपना मौकफ रखा है और उन्होंने अब डिसीजन लिया। तो आईसीसी को थोड़ा सा मैच्योरिटी का लेवल बढ़ाना चाहिए था, इसी से बेहतरी थी। मुझे ऑनेस्टली बताऊं, बड़ा बुरा लग रहा है कि बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं, आगे वेस्ट इंडीज की टीम क्वालिफाई राउंड खेलती है, वो इतना दुख होता तो बांग्लादेश की भी नहीं होगी, तो फिर क्या मजा रहेगा, फैंस में क्या एक्साइटमेंट रहेगी। और बिल्कुल अगर खेल कंट्रोवर्शियल होता है, खेल मुतासिर होता है, तो फिर वो सब उसके स्पिरिट को भी आप तबाह कर रहे हैं ना। क्विकली अगर आप आज के स्क्वाड को अनाउंस जो किया गया, शायद साहब उससे बात कर लें। 15 रुकनी स्क्वाड आज हमने अनाउंस तो कर दिया है, तो उससे पहले हमारा ख्याल था कि शायद इसका मतलब कि पाकिस्तान खेलने जा रहा है, लेकिन अब ये इंडिकेशन है कि भाई इस फैसले को रिव्यू भी कर सकते हैं। बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी हुई है, ये जो स्क्वाड है इस पे आपका क्या तज्जिया है? देखिए, पहले से डिसाइड हो चुका था। 16 जो प्लेयर अनाउंस हुए थे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए, उसमें एक प्लेयर वसीम जूनियर कम कर दिया, सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर में टाई थी। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि हारिस रऊफ इतने अच्छे फॉर्म में है, लेकिन उनका जो पास्ट है, जो 3-4 क्रूशल मैचेस में वो कॉस्टली हुए, उस वजह से माइक हैसन ने, कोच ने उन्हें बता भी दिया था कि तुम वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा नहीं हो। अगर आपने इतने बोल्ड डिसीजन लेने थे तो फिर आप मास सदाकत आपका ऑलरेडी तैयार है, कितनी अच्छी उसने क्रिकेट 1-1.5 साल में खेली है, हर लेवल पे खेली है, आप ऊपर से किसी बैट्समैन की जगह उसको डाल देते। आपको सीमिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए श्रीलंका में, फहीम अशरफ की जगह आप सुफियान मुकीम को या मास सदाकत को डाल देते तो ज्यादा अच्छा होता। और हारिस रऊफ का एक्सक्लूशन पाकिस्तान को बहुत, मेरे हिसाब से तो कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, श्रीलंका की पिचें ज्यादा स्लो होती हैं, लेकिन एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आपको अगर 4 ओवर में 40-45 रन दे देता है तो आई विल ऑलवेज एक्सेप्ट इट। यासर, ये जो नया विकेट कीपिंग को हम देखें तो एक हाई प्रेशर मैचेस होंगे, ये T20 वर्ल्ड कप है, उस्मान खान को जो है विकेट कीपिंग के लिए सिलेक्ट किया गया, ये चॉइस कैसी है? देखें, ये तो इट वाज ऑन कार्ड्स, क्योंकि रिजवान जो है वो ऑलरेडी जो T20 का प्लान है उससे आउट थे, और जो हारिस जिसको चांस मिला उसने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, तो मेक शिफ्ट के साथ जाना पड़ रहा है और यही करना था मेरे ख्याल से। देखिए, T20 में कामरान विकेट कीपर में ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से T20 में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि 20 ओवर्स हैं, जल्दी हो जाती है फील्ड में, वो निकल जाते हैं। विकेट कीपर तो ठीक है, लेकिन उसका इतना बड़ा रोल नहीं होता। रोल तो हमेशा होता है विकेट कीपर का, लेकिन जिस तरह वनडे में या टेस्ट मैच में ज्यादा उसका रोल होता है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, उस्मान ने अच्छी कीपिंग की है, नाफे ने भी अच्छी कीपिंग की है। नाफे ने साथ जो ख्वाजा नाफे जो है, ये नए जो है, बड़ा प्रॉमिस शो किया इन्होंने बैटिंग में। तो आई गेस ठीक है, नॉट अ बैड डिसीजन अगर मेक शिफ्ट इन्होंने कीपर को रखा है। और ओवरऑल भी ठीक है हमारी टीम श्रीलंकन कंडीशंस के हिसाब से। सारी बात है कि हाउ दे अप्लाई देयर सेल्फ, और इससे उस्मान तारिक हैं, नए जो स्पिनर हैं, ये आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कोई अच्छा कोई सरप्राइज पैकेज दें, जिनको अभी तक रीड नहीं किया इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये एक स्ट्रेंथ दे सकते हैं मिडल में, और साथ ही साथ
जो नवाज हैं और शादाब हैं, इनका बड़ा मैं रोल देख रहा हूँ कि गेम को फिनिश करना, ये इन पे बड़े सारे मैचेस में इन पे बात आ सकती है कि यार ये लोग 30 बॉलों पे 50 या 40 बॉलों पे हम 60, वो जो क्लच सिचुएशंस है उसमें हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ 2-3-4 एरियाज है जो कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये यहाँ पे अगर पाकिस्तान ने अच्छा किया तो वी कैन डू वेल इन दिस वर्ल्ड। पाकिस्तान के सारे मैचेस कोलंबो में है कामरन, तो जरा वो जो पिच है उस हवाले से हमें बताइए, वहां पर जो माहौल होता है, फिर एडवांटेज कितना है? देखिए एडवांटेज तो डेफिनेटली हमें बिल्कुल है, और हमारी कंडीशन है जैसी हमारी टीम अनाउंस की है, पहले तो गुड लक हमारी पूरी टीम को, अल्लाह करे हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, टॉप 4 में फिनिश करे, जाए सेमीफाइनल खेले, फाइनल भी जीत के आए, क्योंकि हमने अब एक ही वेन्यू पे खेलना है, एक ही आपने कहीं ट्रैवल नहीं करना, आपको बड़ा इजीली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौकफ रखा उसमें हम लोग कामयाब हुए हैं, तो इस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए। इंडिया ने उठाया, दुबई में सारे मैचेस खेल के चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत गए हैं, तो ऐसे मौका हमारे पास भी आया, और जैसा कॉम्बिनेशन है, जैसी टीम अनाउंस की है, जैसे हमारे स्पिनर्स हैं ये बड़े अच्छे हैं, इस कंडीशन पे बड़े सूटेबल होंगे। हमें आउट करने वाले स्पिनर चाहिए, उस्मान तारिक जैसे आया, अब उसको ये तीनों मैच खिलाने भी पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, कॉन्फिडेंस देने के लिए कि वर्ल्ड कप में ठीक है एक स्पिनर स्पेशलिस्ट खेलेगा, बाकी शादाब और नवाज खेलेंगे, तो हम लोगों को इनको कॉन्फिडेंस रखने के लिए इब्रार तो है, उस्मान तारिक को देना पड़ेगा। फास्ट बॉलर्स, तीनों फास्ट बॉलर्स नए बोल के रखे हुए हैं। मुझे हारिस रऊफ पे थोड़ा सा अफसोस हुआ है कि वो हमारा खेलता हुआ आ रहा बॉलर, एक आधा मैच किसी से भी खराब हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि आप उसको ड्रॉप कर दें, टीम का हिस्सा ना बनाएं। तो अब 6 ओवर्स के बाद, पावर प्ले के बाद हमारे पास पुराना बॉल करने वाला कोई नहीं है, ड्राई कंडीशन है, वहां पे रिवर्स स्विंग भी हो सकती है, तो मुझे लग रहा है कि चले आपने हारिस को नहीं रखना तो मोहम्मद वसीम जूनियर को जरूर रख सकते थे, पेस भी है, पुराना बॉल भी करना आता, तो नया बॉल तीनों करने वाले हैं। बाकी बैटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, अब 20-25 पे आउट होना क्राइम है, साइम अयूब पे ड्यू है, बाबर जैसे खेल के गया बिग बैश से पहले, वैसी उसकी फॉर्म चाहिए, सलमान अली आगा अच्छे टच में है श्रीलंका टूवर्स पे, तो ओवरऑल किसी एक पे हम लोगों को डिपेंड नहीं करेंगे, सबको अपने रोल का पता होना चाहिए। जहां तक विकेट कीपर्स की बात है, देखिए हारिस को खिलाया, मौका दिया, रिजवान 7-8 साल से खेलता हुआ आ रहा था, मॉडर्न डे की क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हुआ, फिर बिग बैश में अच्छी फॉर्म नहीं रही, तो अब इन्हीं को खिलाना पड़ेगा, 6 महीने से खिला रहे हैं। जहां तक बात है कि T20 में इतनी जरूरत नहीं पड़ती, अब मुझे लगता है कि हर क्रिकेट में स्पेशलिस्ट का बड़ा रोल होता है, तो अब अनफॉर्चुनेटली कोई मजबूरी है कि अब कोई आ नहीं सकता, इन्हीं को खिलाया तो इन्हीं के साथ ही। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कामरान नकल मौजूद थे, यासिर हमीद थे, शाहिद हाशमी साहब थे। एक तो तय कर रहे थे कि जी कल जो पाकिस्तान ने जो ऐलान करना है कि हम T20 में खेलेंगे भी या नहीं, उस पर मैं उनकी राय ले रही थी, और उसके बाद स्क्वाड कैसा है इस पर भी हम गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप के 2026 के पहले 25 दिन में जो धमकियां उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को दी और जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, वो क्या होगा? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 2026 के पहले 25 दिन गुजर चुके हैं और इस कुराए अर्ज पे कोई ऐसा बर आजम नहीं है, अंटार्कटिका को अगर हम एक तरफ निकाल दें, जहां पे मुख्तलिफ ममालिक को प्रेसिडेंट ट्रंप धमकियां ना दे चुके हों। वेनेजुएला हो, ईरान हो, ग्रीनलैंड हो, यूरोप के अंदर मुख्तलिफ ममालिक हो, नेटो हो, कनाडा हो, ईरान हो, क्यूबा हो, इन तमाम ममालिक को वक्तन बवक्तन प्रेसिडेंट ट्रंप किसी न किसी तौर से धमका चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। Today, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela, but captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice, District of New York. But we're going to run it properly, and we're going to make sure the people of Venezuela are taken care of. Iran said that the last time. They better behave. Yeah, the message is they've got to show humanity. They've got a big problem. I wish the United Nations could do more. I wish we didn't need a board of peace, but the United Nations, and you know, with all the wars I settled, the United Nations never helped me on one war. So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember.
I think, but I've always said, will they be there if we ever needed them? And that's really the ultimate test, and I'm not sure of that. We've never needed them. We have never really asked anything of them. You know, they'll say they sent some troops to Afghanistan or this or that, and they did. They stayed a little back, a little off the front lines. Well, Cuba's an interesting case. Cuba is, not doing very well right now. That system has not been a very good one for Cuba. The people there have suffered for many, many years, and I think Cuba is going to be something we'll end up talking about, because Cuba is a failing nation right now, very badly failing nation. लेकिन खाली यहाँ ही मामला खत्म नहीं होता. चीन के हवाले से भी प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि ये ना सोचें कि कनाडा जो है उसको कहीं ना कहीं चाइना को हम टेक ओवर करने देंगे. तो ओवरऑल जिसे वो कहते हैं ना कि और हर तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनकी अटेंशन इस वक्त है. जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये सारी बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन हमला नहीं करते हैं या कोई अग्रेसिव स्टेप नहीं उठाते हैं, तो उन्होंने कहा मेरी अपना एक मॉरल कंपस है, मेरी अपनी अखलाकियात है जो मुझे रोकती है इस काम से. Do you see any checks on your power on the world stage? Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing. My own morality, my own mind, is the only thing that can stop. Not international law. And that's very good. I don't need international law. और अब इसका अदराक दुनिया भर की दीगर ताकतों को उस वक्त हो रहा है जब वो लकीर की दूसरी तरफ चले गए हैं और इस पावर नेक्सस के वो बेनिफिशियरी नहीं रहे. फॉर एग्जांपल कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर साहब अब वो कह रहे हैं कि उनको नजर आ रहा है कि ऐसा दौर है जहां ताकतवर मजीद ताकतवर है और कमजोर कमजोर हो रहा है. लेकिन दुनिया ऐसी ही थी, सिर्फ अब ये ऐसा हुआ कि कनाडा और जो यूरोपियन ममालिक हैं वो उसके बेनिफिशियरी नहीं रहे. क्या कहा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, सुनिए. It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. In a world of great power rivalry, countries in between have a choice: compete with each other for favor or to combine, create a third path with impact. We shouldn't allow the rise of hard power to blind us to the fact that the power of legitimacy, integrity, and rules will remain strong if we choose to wield them together. हर रोज हमें अंदाजा नहीं होता कि आज एक सुबह उठेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप की किस रूप से आपकी मुलाकात होगी. क्या वो रूप जो इन ताकतवर ममालिक को धमकी देता है या वो रूप जो उनकी तारीफ करता है. नेटो को और बरतानवी फौज पे 2 दिन पहले वो तनकीद कर रहे थे और फिर आज हमने देखा कि एक तारीफी बयान भी सामने आ गया जिसपे उन्होंने वॉर अगेंस्ट टेरर में यूके के किरदार की जो है उसकी तारीफ की, उसको एक्नॉलेज किया. लेकिन अभी ये इलेक्शन ईयर भी है अमेरिका में, तो ये जो बाहर उन्होंने सारे महाज खोले हैं अंदरूनी पॉलिटिकल महाज के ऊपर मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की. हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर उनको बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा है. खासतौर पर जो आइस है जो वहां पे लोगों को हरास कर रही है, उन्हें गोलियां मार रही है, तो वहां पे अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकल आया. यही नहीं, सर्वे भी कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप को इतना ज्यादा फेवर नहीं कर रहे हैं. अमेरिकी अखबार जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके ताजा सर्वे के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत के 1 साल बाद भी अमेरिकी वोटर्स की अक्सरियत का ख्याल है कि मुल्क की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है. ट्रंप की तरजीहात गलत हैं. इसको अगर हम टेबल में आपके साथ शेयर करें तो अमरीकी हालात क्या बेहतर हुए हैं, सिर्फ 32% लोग ये समझते हैं. अमरीकी हालात खराब हुए हैं, ये ज्यादातर लोगों का ख्याल है. ट्रंप की तरजीहात गलत है, 57% लोग ये समझते हैं. अमरीकी अवाम की जिंदगी मुश्किल हुई है, ये 51% का मानना है. ट्रंप हरगिज अच्छे सदर नहीं है, 42% लोग ये बात मानते हैं. पैसे वालों के और जो करोड़पति क्लास है वहां पे जो बिलियनर्स हैं जिनमें से बहुत सारे लोगों ने फंड की प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेन को, वो भी अब इतने कोई ऑप्टिमिस्टिक नजर नहीं आते हैं. इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन कंसल्टेंसी ग्रुप आर्ट एंड कैपिटल के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर के 1 साल मुकम्मल होने के बाद अमरीकी करोड़पति क्लास ट्रंप की पॉलिसियों से नाखुश हैं. कितने % लोग हैं जो अमरीका छोड़ना चाहते हैं? 31% लोग ऐसे हैं. 84% अमेरिकन जो हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी से खुश नहीं है. 74% को मुस्तकबिल अपना गैर महफूज लग रहा है. 75% अमरीका से बाहर बेहतर मौके की तलाश में है. जब अमरीकी करोड़पति क्लास से पूछा गया कि भाई आप अमरीका छोड़कर जाएंगे तो कहां जाएंगे, तो जरा उनका जवाब मुलाहिजा कीजिए. पहली तरजीह उनकी कनाडा है, दूसरी तरजीह आयरलैंड है, तीसरी तरजीह न्यूजीलैंड है और चौथी तरजीह ऑस्ट्रेलिया है.
اب ٹرمپ صاحب کو یہ سروے کے نتائج بھی پسند نہیں آ رہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سروے کرانے والوں کے خلاف عدالت میں جائیں گے اور ان کو سو کریں گے. خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ نیو یارک ٹائمز کا سروے ان کو بالکل بھی پسند نہیں آیا ہے. انڈیا جو ہے ہم اس کو آگے تھوڑا بڑھتے ہوئے جو بورڈ آف پیس بنایا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے بارے میں بھی مختلف ممالک شش و پنج کا شکار ہیں. اس میں بھارت سر فہرست ہے اور ابھی تک وہ فیصلہ کر نہیں پا رہا. بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے, اس کے نامہ نگار راج نیش کمار کی سٹوری کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں تعمیر نو سے متعلق بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے انڈیا کو بھی دعوت دی ہے. تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ انڈیا اس دعوت کو قبول کرے گا یا نہیں. انڈیا کے بین الاقوامی امور کے ماہرین جو اس حق میں ہے کہ انڈیا کو ٹرمپ بورڈ آف پیس میں شامل ہونا چاہیے ہے, وہ یہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ پیس بورڈ اقوام متحدہ چیلنج نہیں کر رہا کیونکہ اس کی نمائندگی محدود ہے. ٹرمپ کی شمولیتی دعوت سے انڈیا کے مخمصے میں اضافہ ہوا ہے. چاہے انڈیا اسے قبول کرے یا رد کرے اس کا اثر پڑے گا کیونکہ اس فیصلے سے مغربی ایشیا متاثر ہوگا. مغربی ایشیا میں استحکام, انڈیا کی توانائی کی سلامتی, انڈین تاریخ وطن کے مفادات, جہاز رانی کے راستوں اور سرمایہ کاری کے لیے ضروری ہے. ٹرمپ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت سے انڈیا پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں اور دباؤ بھی بڑھ رہا ہے کہ وہ بھی ایسا کرے. انڈین اخبار دی ہندو کے مطابق بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا پاکستان کا فیصلہ انڈیا کے لیے ایک انتباہی اشارہ ہے, خاص طور پر اگر ٹرمپ نے تنازع کشمیر کو امن کے منصوبوں میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تو بورڈ آف پیس اسے حل کرنے کی کوشش کرے گا جس سے انڈیا کو دھچکا لگے گا. امریکہ اور انڈیا کے تعلقات میں پڑنے والی دراڑ اور تجارتی مذاکرات کی نازک صورتحال بھی اس مرحلے پر ٹرمپ کی دعوت کو مسترد نہ کرنے کی وجوہات میں سے ہو سکتی ہے. ایسا کرنے سے ٹرمپ کی ناراضی مول لی جا سکتی ہے. پروگرام کے سلسلے میں مشاہد حسین سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, چیئرمین پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے سینئر سیاستدان. بہت شکریہ مشاہد صاحب. پروگرام میں جو پہلا سیگمنٹ تھا اس پہ ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پاکستان کی یہ کہیں نہ کہیں یہ زیر غور ہے تجویز کہ بنگلہ دیش کے ساتھ سالیڈیرٹی میں شاید ہم ورلڈ کپ سے پل آؤٹ کر جائیں. جو T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے یہ بڑا ایک بولڈ سٹیپ ہوگا, رسکی سٹیپ بھی ہوگا کیونکہ فائنینشیل بھی obbligations ہوتی ہیں اس میں. واٹس یور ٹیک آن دس؟ انڈیا نے اتنا گند کیا ہے پچھلے سال سے کہ ہر ایشو کو انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا جس کا سیاست سے براہ راست تعلق بھی نہ ہو. اور سپورٹس پرٹیکولرلی جیسے ہمارے ساتھ ان کا بیہیویئر تھا, ہاتھ نہیں ملانا, ٹرافی نہیں لینی, کوئی ادھر کر دینا, پھر بوائیکاٹ کرنا, ادھر نہیں کھیلیں گے. سو اٹس بین اے سیریز. اب انہوں نے یہ ایکسٹینڈ کر دیا بنگلہ دیش کے ساتھ. تو یہ اگر رولز کرکٹ کے, وہ کہتے ہیں نا اٹس ناٹ کرکٹ, کرکٹ از اے جینٹل مین اسپورٹ ود ڈگنیٹی اینڈ کھلے دل سے, تو اگر وہ ایسے کر رہے ہیں تو وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. اینڈ آئی تھنک سالیڈیرٹی ود بنگلہ دیش میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ بنگلہ دیش. وہ یہ کام وہ کل دوسروں سے کریں گے تو ہو آر دے ٹو سیٹ دا رولس فار انٹرنیشنل کرکٹ جس کے نارمز اسٹیبلشڈ ہیں لاسٹ 2 سینچریز سے. تو میرے خیال میں ہمیں سالیڈیرٹی کرنی چاہیے, اور ٹھیک ہے ڈپلومیٹک انیشیٹوز بھی لیں, لیکن دس آپشن شوڈ بی آن دا ٹیبل کہ دیٹ اگر ایسے پش کمز ٹو شو ہم نہیں کھیلیں گے آپ کے ساتھ, چھوڑیں. تو یہ تو نہ کرکٹ ہوئی, بدمزگی ہو رہی ہے اور سارا ماحول خراب ہو رہا ہے اور تو میں ہو رہی ہے, پھر کراؤڈز بھی ہیں, وہ اٹس لائک اے نیو وار یو نو when they lost the actual war. اب یہ دوسری اس کو بھی وار فیلڈ میں کنورٹ کر رہے ہیں, تو that's not right. بیٹل فیلڈ نہیں, تکلیف دہ بنا دیا ایگزیکٹلی. جیسے آپ اینٹیسپیشن میں آپ جوائفل ہوں, آپ ایکسائٹیڈ ہوں, ایک یہ تو اس لائک دا سیکنڈ ریلیجن ان ساؤتھ ایشیا کرکٹ جو ہے پورے اس خطے میں, تو اس کو اگر ہم نے ساری بدمزگی سے خراب کرنا ہو نا سر. آئی ریمبر وی ور ٹیچنگ دا پنجاب یونیورسٹی, جنرل ضیاء کا زمانہ تھا, انڈین کرکٹ ٹیم آئی, سنیل گواسکر اینڈ ادرز ور دیئر. تو آئی ریمبر ایک ریسپشن میں میں نے کہا گواسکر آئی وانٹ یو ٹو اسکور اے سینچری ٹمورو. آصف اقبال نے مجھے کہا یو آر بینگ انپیٹریوٹک, یہ کیسے آپ کر رہے ہیں؟ میں کہا آئی وانٹ ٹو سی اے کلاس بیٹسمین اسکور ان لاہور. ہی واز آؤٹ فار 99 بائی دا وے. لیکن سو یو نو وشوناتھ تھے یو نو اس وقت, تو یو نو دس واز دا اسپورٹنگ اسپرٹ اینڈ لاہوریز ور ویلکمنگ دیم. کھانے ہو رہے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے, سو یو نو دوز ور گڈ ڈیز اینڈ اسپورٹ واز اسپورٹ ناٹ پالیٹکس. 2026 جو ہے وہ ویسے ہی ایک بہت ہی ویئرڈ سال ہے. تھوڑا سا آ جاتے ہیں گلوبل پالیٹکس کے اوپر بھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپ, پہلے ذرا ان کی آپس میں جو ہم گفتگو ہے اس کو جو ایکویژن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو نئے ورلڈ آرڈر کی بات کی خاص طور پہ کینیڈین پرائم منسٹر نے, وہ کس طرح کا ہوگا, اس کا کیا خاکہ ہے, اس کی کیا خد و خال ہیں ایز وی اسپیک؟ دیکھیں نا, انہوں نے مارک کارنی نے کینیڈین پرائم منسٹر نے یہ بات بیجنگ میں کی ہے. اٹس ویری سگنیفیکنٹ.
اور بیجنگ میں اس وقت کیے جب انہوں نے چائنا کے ساتھ $7 بلین کا معاہدہ کیا ہے. اینڈ چائنا اینڈ رشیا ہیو بین ٹاکنگ آف دس نیو ورلڈ آرڈر. نیو ورلڈ آرڈر سے ان کی مراد غالباً یہ ہے, میں اگر اپنا مشاہدہ دے دوں, کہ جو پچھلا ورلڈ آرڈر تھا, جو ویسٹرن لیڈ تھا, ویسٹرن ڈومینیٹڈ تھا, اس کا خاتمہ ہم آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ President Trump sahab, he's presiding over the liquidation of the Western. Expediting it. Expediting, yes, that's the right word. He's expediting. وہ accelerate کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی اس میں جان نہیں تھی کیونکہ it was based on منافقت اور دوہرے معیار. رولز کہاں تھے؟ رولز صرف اپنے لیے اور تھے, کشمیر, فلسطین, تھرڈ ورلڈ, ایران, سب کے لیے مختلف تھے. تو ظاہر ہے وہ اٹ کانٹ بی سسٹینڈ. ویسے بھی there has been a shift in the geopolitical economic situation. تو اس حوالے سے جو نیا ورلڈ آرڈر ایمرج کر رہا ہے which is based on multipolarity. And I must say in all fairness, President Trump پہلا امریکن پریزیڈنٹ جس نے تسلیم کیا کہ we live in a multipolar world order. اور ابھی بھی جو ان کی نیشنل ڈیفینس اسٹریٹجی آئی اس میں کہا ہے کہ چائنا کو ہماری تھریٹ نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ کولڈ وار نہیں کرے گا چائنا کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ہو سکتا ہے زیادہ کنورجنس ہو, وچ از لائکلی ناؤ. تو وہ ان کو امریکنس کو پتا ہے کہ دے آر ڈکلائننگ ویسٹ, اور ویسٹ تو اب تقسیم بھی ہو گیا نا, اٹس نو لانگر یونمونولتھ, وچ از اے ویری تاریخی ڈیولپمنٹ. اور میرے خیال میں وہ 25 میں شروع ہوئی اور ڈاوس میں اس کو آخری کیل ٹھوک دیا ہے ٹرمپ نے آن دا ویسٹرن الائنس. جو ان نے آئینہ دکھایا یورپ کو, ان کو بتایا, ان کا کیا بات کرتے ہیں, اگر ہم نہ ہوتے تو آپ جرمن بول رہے ہوتے یا جیپنیز بول رہے ہوتے, ہم نے آپ کو آزاد کرایا, ہم نے آپ کو بچایا, ہم نے آپ کو امداد دی. اینڈ ہی سیڈ ڈینمارک فولڈڈ ود ان 6 hours, which is true. تو یورپین کی منافقت اپنی جگہ, لیکن اس نیو ورلڈ آرڈر میں وی سی دا بگ 3, چائنا, رشیا, امریکہ. And then we see, اور کینیڈا نے جو مارک کارنی نے بڑی زبردست اسپیچ کیا ہے, really liked his speech in Davos. ٹیکسٹ بک کے I mean, I think it will be studied in textbooks for the decades to come. خاص طور پہ لائن تھی نا کہ nostalgia is not a strategy. کہ یہ آپ بھول جائیں کہ ماضی میں یہ ہوا. اس نے کیا کہا کہ کینیڈا از اے مڈل پاور. ناؤ مڈل پاورز کا کیا رول ہونا چاہیے, اور پاکستان از ناؤ ماشاء اللہ آلسو اے مڈل پاور, like Turkey, like Saudi Arabia, like Indonesia, like Iran. So یہ جو middle powers کا ایک رول اپنا بن رہا ہے کہ اپنے خطے میں وہ ایک کلیدی کردار ادا کریں. Like we are doing in our region, also in Middle East now, by the way. Turkey اپنا کر رہا ہے, Saudi Arabia اپنا کر رہا ہے, Indonesia اپنا کر رہا ہے. So یہ ایک نئے اس آرڈر میں big 3 تو ہیں because of their size and their strength, economic as well as military. لیکن جو middle powers کا رول بڑھے گا, سعودی عربیہ, ترکی, پاکستان, ترکی, آذربائیجان, انڈونیشیا, پاکستان, اور ڈیفینس پروڈکشن بھی ہو رہی ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں. سو دس از اے نیو ایمرجنگ ریئلٹی. اور اس میں اچھا آ گیا کہ اب الوداع کر دیا ہم نے جب اولڈ آرڈر کو, وہ اس کی جان ہی نہیں رہی تھی. اور اولڈ آرڈر تو تبھی اب کھٹک رہا ہے نا جب خود وکٹم بن گئے ہیں. اب رو رہے ہیں نا, کینیڈین پرائم منسٹر جو بات کر رہے ہیں وہ صرف کہ اب وہ دوسری طرف ہے. اور انہوں نے خود کہا, کیا کہا, اس نے کہا کہ دس اولڈ آرڈر واز, ہم نے اٹ واز فالس and also based on fiction. یہ بھی بات انہوں نے کی, لیکن اس کے وہ بینیفیشری تھے نا, جب تک وہ بینیفیشری رہے تب تک ان کو, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے حق میں تھا, اور ان کے اٹ واز اگینسٹ دا ڈیولپنگ کنٹریز. تو چائنا, رشیا تو آلریڈی ٹیکن دا لیڈ. اور آپ دیکھیں نا, چائنا نے اس سال $1.2 trillion کا ٹریڈ سرپلس کیا ہے, which means کہ ٹرمپ has lost the trade war and tariff war with China. اور یوکرین میں انہوں نے تسلیم کر لیا ہے رشیا کا جو رول ہے. تو اور پوری کایا پلٹتی گئی ہے. 1 سال پہلے ایک اور سچویشن تھی, اب ایک اور سچویشن. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو تھرو آؤٹ ان کا یہ نیریٹو رہا تھا کہ وہ نئی جنگیں شروع نہیں کریں گے. 2026 میں انہوں نے بہت سارے کٹھے محاذ کھول لیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بڑا خطرہ ہے, اور ٹرمپ کا پولیٹیکل فیوچر از لنکڈ ود دس تھنگ. کیا وہ, اینڈ ہی اسٹارٹڈ آف ایز ناٹ ایز اے وار مونگر, جنگجو نہیں, اور نو کولڈ وار, اور کوئی نئی جنگیں نہیں, اور تعلقات بہتر کرنا. لیکن اب لگتا ہے کہ اسرائیلی لابی اس پر بڑا دباؤ ڈال رہی ہے, خاص کر نیتن یاہو. اور اگر وہ ان کی پالیسی ہوگی اسرائیل فرسٹ rather than امریکہ فرسٹ, تو میرے خیال میں یہ اگر اس سال الیکشن بھی آ رہا ہے مڈ ٹرم کا امریکہ کا, ٹرمپ ول لوز ویری بیڈلی. اس کا اپنا بیس بھی اس کے خلاف ہو جائے گا کہ یہ اسٹیو بینن ہیں, وہ ٹکر ہیں, ٹکر کارلسن ہیں, مارجی ٹیلر گرین ہے, یہ سارے لوگ جو ہیں وہ میگا کے ہیں, میک امریکہ گریٹ اگین. وہ تو کہتے ہیں اسرائیل کا آپ لابی کی بات کر رہے ہیں, اور اسرائیل لابی نے تھرو ایپسٹین فائلز اس کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے ذرا.
ब्लैक मेल भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारा तो प्रेसिडेंट ट्रंप की शख्सियत के इर्द हिंज कर रहा है ना, इवन बोर्ड ऑफ पीस भी है। जी जी बिल्कुल। ये जो मिड टर्म इलेक्शन में वो उनको कितने ताकतवर होते हैं, कितने कमजोर होते हैं, तो ये जो भी डैमेज कह लें, ये परमानेंट है या ये रिवर्सिबल होगा अगर प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं होंगे तो? जो मेरे ख्याल में इतना आसानी से रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि काफी इम्बेड कर दिया है और ताल्लुकात में काफी दरारें तकसीम में आ गई हैं। और ट्रंप जो है ना, देखें ना, ही इज अ वेरी स्ट्रांग लीडर, उसने इसका जो काबू किया हुआ है, ही इज ड्राइविंग इट सिंगल हैंडेडली। और ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस का जो भी बात उसने की, आप देखें कि 2 साल से चल रहा था दिस मैसेकर, गाजा और जेनोसाइड। यूएन फेल हो गया, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी भी माशाल्लाह फेल होगी, ओआईसी ने ठीक बात। ट्रंप ने जो भी ही स्टॉप द किलिंग्स, एटलीस्ट द जेनोसाइड, एटलीस्ट किलिंग्स तो अभी भी चल रही हैं इक्का दुक्का, लेकिन जेनोसाइड तो उसने रोका ना, और एक प्लान तो दे दिया और किसी ने दिया नहीं, तो उसकी वो हिम्मत है कि कैन ड्राइव दीज थिंग्स। और जिस डावोस में उसने यूरोपियंस को साइडलाइन किया कि जनाब छोड़ो, कम टू द टेबल, और कोशिश कर रहा है। और इस साल आप देखेंगे ही इज गोइंग इन अप्रैल टू चाइना, और शी जिनपिंग भी जा रहे हैं उधर अपना अमेरिका इसी साल। तो आई सी अ बेटर क्लोजर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अमेरिका एंड चाइना ऑन अ नंबर ऑफ वर्ल्ड इश्यूज। यूक्रेन के अलावा कोरिया का है और हमारे खत्ते में भी। एंड आई थिंक यू विल सी प्रेशर फ्रॉम दीज 2 कंट्रीज ऑन इंडिया ऑल्सो कि पाकिस्तान इंडिया नॉर्मलाइजेशन करे। और इस साल बुली है या कोई ताकतवर होता है, वो फिर ताकत की ही रिस्पेक्ट करता है। हाँ। वो सिर्फ ताकत को ही समझता है, से कमजोर को कुछ नहीं समझता। वो 2 चीजों की रिस्पेक्ट करता है, एक ताकत की जो फौजी ताकत हो या इक्तिसादी ताकत, जो चाइना में है फॉर एग्जाम्पल या रशिया में है, दूसरा पैसा, हु हैव गॉट लॉट ऑफ मनी, जैसे अरब्स के पास है जिन्होंने $2 ट्रिलियन दिए। सो और या फिर विनर्स को रिस्पेक्ट करता है, वेल लाइक वी आर सीन एज विनर्स विज़-विज़ इंडिया। पाकिस्तान का सर्टेनली ताकत है ना कि यू रिस्पेक्ट द पावर। इनमें जान है यार, पाकिस्तानी छोटा मुल्क है, इन्होंने चपेड़े मार दिए अपने से कई गुना बड़े मुल्क को, एंड दे पुट देम ऑन द मैट। एक ऑडेसिटी भी होती है, ऑडेसिटी को भी रिस्पेक्ट होती है। अच्छा, ईरान के मामले पे हम देख रहे हैं कि आपको लग रहा है वो सूरत हाल इस वक्त क्या अभी मामला ठंडा हो रहा है, क्योंकि ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप न्यूज साइकिल को राइड करना जानते हैं, तो कभी भी हो सकता है कि अचानक वो भी बयान दाग दे। इट्स पॉसिबल, यू कांट रूल दैट आउट। लेकिन ओवरऑल जिस तरह जा रहा है कि ईरान के बारे में देखें जी, मेजर मुस्लिम कंट्रीज ने तो बड़ा क्लियर स्टैंड लिया ईरान के साथ, और पहली दफा अरब कंट्रीज में ये फीलिंग हुई है कि इजराइल इज द बिगर थ्रेट देन ईरान। मेजॉरिटी ने, सबने रोका। ट्रम्प्स फेवरेट फील्ड मार्शल एडवाइज्ड हिम आल्सो लास्ट ईयर लंच के बाद भी, प्रेसिडेंट एर्दोगान टर्की, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया, सो ये कतर, सो ऑल दीज कंट्रीज, मिस्र, ये एडवाइस कर रहे हैं कि जनाब, क्योंकि उसके नताज बड़े खतरनाक होंगे। ईरानीज आर रेडी, इट्स अ डू और डाई फॉर देम। इस दफा को वही जंग तो उनका छोड़ेंगे नहीं, हम भी विल गो फ्लैट आउट। कैपेसिटी कितनी है उनकी पिछले दफा की जो मुकाबला? कैपेसिटी टू डैमेज बिल्ड कर ली है, बिल्ड कर ली, और कैपेसिटी टू डैमेज बहुत है। वो तो क्या है, वो देर लेके खुद कुछ बम्बार आ जाएंगे, क्या है देखी जाएगी। इट्स अबाउट सर्वाइवल ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन। तो उनके जो मिसाइल्स हैं, लास्ट टाइम दे क्रॉस्ड इजराइल, और अमेरिका के 20 ममालिक में 40,000 फौज है। स्टेट्स ऑफ हॉर्मस बंद हो गया, 2 शिप्स पर हमला हो गया, और प्लस उनके कुछ यार दोस्त भी हैं हूतीज वगैरह यमन में भी। तो ये ऑल आउट वॉर जो है, इसके नतायज बहुत खतरनाक हो गए अमेरिका के लिए। एंड ट्रंप को ये बावर करा जा चुका है कि आपको ईरान इज नो वेनेजुएला। वेनेजुएला में तो CIA ने पैसा दिया उनके सिक्योरिटी चीफ को और उनके कुछ फौजियों को, और उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। और जो लोग मारे गए वेनेजुएला में कौन थे? 32 क्यूबन गार्ड्स, दे फॉट, लॉयलिस्ट जो थे। बाकी तो बिक गए थे। CIA ऑपरेशन आराम से मैडम को और फर्स्ट लेडी को और प्रेसिडेंट मडूरो को ले गए, और विद रजामंदी से लेकर देखे ना, उनके घर से ले जाना इतना आसान तो नहीं था। ठीक बात है। क्विकली ग्लोबल से जरा लोकल पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। आपको लगता है कि अचकजई साहब के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से टेम्परेचर थोड़ा नीचे होगा? क्या ये माइनस इमरान क्या आगाज नहीं है अचकजई साहब को? इट्स नॉट अबाउट इमरान। इमरान ने ये देखा है कि आई थिंक ही हैज लॉस्ट फेथ इन मोस्ट ऑफ हिज पार्लियामेंट्री लीडरशिप आफ्टर द 26-27 अमेंडमेंट, और उन्होंने एतमाद किया है 2 लोग जो जिसको वो ट्रस्ट करता है, स्पेशली वो सेनेटर नासिर अब्बास साहब, लीडर ऑफ द सेनेट ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑपोजिशन। दोनों ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, स्ट्रांग लोग हैं,
पुराने सियासतदान हैं. मेरे ख्याल में ये कम से कम अचकजई साहब का एक बड़ी क्वालिटी है कि ही इज द फेवरेट ऑफ नॉट जस्ट इमरान खान बट ऑल्सो अ फेवरेट ऑफ मियां साहब. तो वो दरवाजा भी, और ऑल्सो जरदारी साहब से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो दरवाजा भी खुल जाएगा पॉलिटिकली. लेकिन ये पॉलिटिकल ब्लफ भी तो है ना, बिकॉज अगर हम PMLN के पर्सपेक्टिव से सोचे तो उन्होंने कहा जी आप बन जाए लीडर ऑफ अपोजिशन, इमरान खान साहब को समझा लें. खान साहब को समझाना इतना आसान तो नहीं है. तो अचकजई साहब और इमरान खान साहब के लॉन्ग टर्म साथ चलते नजर आ रहे हैं. तो उन्होंने कहा तो ठीक है कर रहे हैं, ये भी करके देखें. इस वक्त जो सबसे ताकतवर कुव्वत है और सबसे मकबूल कुव्वत है, उनके जो फासले अब दूरियां कम करनी होगी. बिकॉज वी हैव एंटर्ड अ सिचुएशन जब इसको जरूरत है पाकिस्तान नीड्स टू सेटल डाउन पॉलिटिकली. दहशतगर्दी का इशू हो, मईशत की बहाली का इशू हो, ये मसले हल तो नहीं हुए ना. तो इसलिए ये फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर डाउन करें. द कंट्री नीड्स अ हीलिंग टच. और एक मेरा ख्याल खिड़की खुल रही है. आई सी दैट दोनों साइड से. और इमरान खान साहब इज पार्ट ऑफ द रियल, ही लिव्स इन द रियल वर्ल्ड. उन तो वो ये कहते रहे ना मेरी तो एस्टैब्लिशमेंट से बात कराओ. उनका भी तो यही मुतालबा है ना कि मैं बाकी जोकर से बात नहीं करूंगा बगौल उनके, ये छोड़ें, ये दे डोंट मैटर. फॉर्म 47 के पैदावार हैं, तो वो उनका इशू वो है. एंड आई थिंक दैट एक आफ्टर होते ना 7-8 राउंड्स हो जाए वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग में, तो दोनों साइड थक जाते हैं. क्योंकि वो हुआ है, उन्होंने भी, वो भी खड़ा है अपने, सबने मुक्के चला लिए. वो कैदी नंबर 804 अपने उधर सेल में खड़ा है. ये इधर स्टेट पावर है और वो स्ट्रीट पावर उन्होंने मोबिलाइज नहीं कर सकी. लेकिन एक पिन प्रिक्स तो है ना, न्यूसेंस वैल्यू किसी वक्त भी वो चैलेंज कर सकते हैं, पॉलिटिकली चैलेंज कर सकते हैं. तो आप कह रहे हैं आई थिंक दैट बेटर सेंस विल प्रिवेल. क्योंकि अगर आप डॉक्टर जयशंकर से हाथ मिला रहे हैं, जिन्होंने आप पर हमला किया 3-4 साल पहले, आप दहशतगर्दों से बात कर रहे थे काबुल जाके, आपके जर्नैल भी और आपके सियासतदान भी, तो अपने लोगों में बात करने में क्या कबाहत है. सही, बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सईद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ थे. ब्रेक पे जाएंगे. जब वापस आएंगे तो हम जरा दोबारा ये अचकजई साहब के लीडर ऑफ अपोजिशन के जो एंगल है उसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे. ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक जी. जरा थोड़ा सा मुल्क की सियासत के ऊपर भी हम तवज्जो दें. क्या हो रहा है अचकजई साहब के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद? खासतौर पे क्या मौलाना फजल रहमान साहब का हम आने वाली मौजूदा सियासत के अंदर कोई बड़ा किरदार देख रहे हैं? क्या अचकजई साहब नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते के जरिए कोई पुल का किरदार अदा कर सकते हैं, या पॉलिटिकल ब्लफ कॉल आउट किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि भाई चला के देख लें अचकजई साहब इमरान खान साहब को अपने साथ, ऐसा हो नहीं पाएगा? ये सारी खबरें लेंगे. हमारे साथ मौजूद है नईम अशरफ भट्ट साहब, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल ARY न्यूज. बहुत शुक्रिया भट्ट साहब. क्या सूरत हाल है, क्या हलचल है? हम तो ज्यादातर इस वक्त जरा ग्लोबल पॉलिटिक्स के या फिर कराची में आग लग जाने के मामलात में ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन आप खबरों पे नजर रखते हैं. क्या हो रहा है? जी, अब जो अपोजिशन की अगर बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान का रोल जो है वो इकट्ठी अपोजिशन के लिए या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए वो उनका रोल अहम समझा जा रहा है. और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन समझती है कि अब ये वक्त है कि फजल रहमान साहब या JUI को साथ मिलाया जाए. पहले 26वीं तरमीम जो है वो उन्होंने हुकूमत को वोट कर दिया, फिर वो दूर हो गए, लेकिन 27वीं में अब वो उन्होंने इनकार किया मौलाना फजल रहमान ने. फिर और बड़ी चीज़ें हैं जिसमें 4-5 चीज़ों पर इनका ये एग्रीमेंट हुआ है कि इस पर हम एतमाद साजी पहले करेंगे, जिनमें अफगान पॉलिसी है, फिर गजा के मामले पे, फिर इसके अलावा सबसे अहम जो है वो इस वक्त जो मुज़ाकरात, सियासी मुज़ाकरात होने हैं, उस पर अचकजई साहब के मौक़िफ़ की पूरी तायद की है मौलाना फजल रहमान ने. अगरचे उनका एक और इशू भी है मदारस की रजिस्ट्रेशन, वो PTI या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन उनको वो सपोर्ट कर लेगी. और KP में भी ऑपरेशन के मामले और जो बाकी मामलात हैं उस पर भी इनका इत्तफाक है. तो ये तय हुआ है कि जो 4-5 पॉइंट्स पे हम इकट्ठे हैं उस पर पहले आगे बढ़े हैं, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए कुछ अर्सा, और एतमाद साजी के बाद अब अहम बात यह है कि क्योंकि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन अचकजई साहब का हो गया है, तो हो सकता है, जिसके बहुत ज्यादा इम्कान है कि जब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बने, सारे इकट्ठे हों, तो फिर शायद मौलाना फजल रहमान को वो सरबराही मिल जाए अपोजिशन अलायंस की, जो कि इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, जिसमें सारी जमातें तो नहीं अपोजिशन की, लेकिन उसके वो सरबराह हैं. हाँ. लेकिन क्योंकि वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं, इसलिए वो मौलाना फजल रहमान को ये हो सकता है कि जब ये इकट्ठे हों तो उनको ये
اس کی سربراہی دیں گے, اور اس کی بات چیت بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ ہوئی ہے ان سے, اور ہو سکتا ہے کہ اس پر وہ مان جائیں, لیکن پہلے اعتماد سازی 4-5 پوائنٹس جو ہیں وہ اس پر اکٹھے یہ جو آپ اعتماد سازی کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایک اور بڑا اہم جو سٹیک ہولڈر ہے وہ ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف ہے. تحریک انصاف کے اندر بٹوارا ہے, علیمہ خان صاحبہ کچھ اور چاہتی ہیں, باقی جماعت کچھ اور چاہتی ہے, اور خاموش بھی ہے کافی عرصے سے علیمہ خان صاحبہ. کیا ان کی اس کو رضامندی سمجھا جائے؟ جی بڑی انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا ہے. اس میں دو اس کے پہلو ہیں خاموشی کے. ایک تو یہ ہے کہ اچکزئی صاحب نے انہیں پوری کوشش کی سمجھانے کی, اور کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں, جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا مقصد صرف بھائی جو ہیں ان کے وہ باہر آ جائیں جیل سے, تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے باہر آنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے جو ہم نے اپنایا ہے. آپ نے باقی سب کچھ کر کے دیکھ لیا. پھر اس میں میٹنگ میں خاص بات یہ بھی ہوئی کہ کہا گیا کہ آپ دیکھیں کہ لوگ اس طرح نہیں نکل رہے. ایون علیمہ خان صاحبہ نے خود کہا کہ میں جب اڈیالہ جاتی ہوں تو پنڈی کے ورکرز, پنڈی کے لوگ بھی نہیں ہوتے, 100 کے قریب بندہ بھی نہیں آتا. تو یہ انہوں نے بھی کہا. پھر ایک اور چیز ہے, دوسرا جو پہلو ہے خاموشی کا, کہ وہ ان کی پارٹی میں اگرچہ تو سب بھی ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں اور سب بھی ایک دوسرے کو کمپرومائز سمجھتے ہیں, لیکن علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ ان کے رابطے بھی حکومت اور حکومتی شخصیات سے ان کے رہتے ہیں. اور یہ کافی حد تک یہ بات درست بھی ہے ان کی. تو اس لیے بھی ان کا جو اکثر باتیں ہوتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری آپ اس کو صرف اپوزیشن کا وہ نہ سمجھے. ہم ان کی نیت پہ تو ظاہر ہے کوئی بات نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے یہ رابطے بھی اس لیے ہوں کہ کوئی چاہتا ہو کہ ان کا لیڈر باہر آ جائے, کوئی چاہتا ہو میرے بھائی آ جائیں, کوئی یہ چاہتا ہو کہ میرے تے ہاتھ ہولا کر لو, مجھے کچھ نہ کہا جائے. تو یہ اس لیے یہ سارے جو ہیں اس وقت ان کا یہ ہے. اور کچھ چیز ایسے بھی ہیں ان میں کہ جو یہ چاہتے ہیں, اگر ان کا نہیں ہے کہیں رابطہ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رابطے بھی ہو سکیں کہیں پر. تو یہ اس لیے یہ کمپرومائزڈ ہونا اور سارا یہ ایک دوسرے پہ اس وقت پی ٹی آئی کا یہ پرابلم بھی ہے. لیکن خاموش اگر ہیں تو اہم بات یہ ہے ماریا کہ ان کی خاموشی اور پھر کے پی کے سی ایم کا چیزیں ماننا. ایک ہی آپ کے پروگرام میں بالکل یہ بات ہوئی تھی پچھلی دفعہ کہ آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا کے سی ایم جو ہیں وہ پورا تعاون کر رہے ہیں اس وقت سیکورٹی اداروں کے ساتھ, اسی لیے ان کو دورے بھی ہو رہے ہیں. اور اس کا اہم ثبوت 1-2 روز پہلے رانا ثناء اللہ نے انڈورس کیا. انہوں نے کہا کہ وہ باتیں بیان تو دیتے ہیں لیکن وہ پورا تعاون کر رہے ہیں جو بھی آپریشنز ہو رہے ہیں کے پی میں. تو یہ جب ایسے ہے تو پھر معاملات, اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ خاموشی, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس وقت مذاکرات پھر سب ہی چاہتے ہیں. اور پھر اچکزئی صاحب کا جو آپ نے سوال کیا, وہ اس کا آپ نے ہمیشہ میاں صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے. ان کو سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے جو ہے وہ یہ بیک ڈور بات چیت چلی تھی, اور وہی پیغام خان صاحب تک پہنچا. انہوں نے بھی کہا آپ بات کر لیں, اور ساتھ ہی نامینیٹ بھی کر دیا اپوزیشن لیڈر کے لیے. اور پھر آپ دوسری طرف دیکھیں خاموشی بھی ہے, پھر کہا بھی جا رہا ہے یعنی پسے پردہ کچھ نہ کچھ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ درار کسی حد تک نیچے نہ آئے لیکن بڑھ بھی نہیں رہا ہے. بہت شکریہ نہیں مشرف بٹ صاحب, ہم دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے, خبریں آپ سے لیتے رہیں گے. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ.